अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक एक तहलका खेज खबर पिछले 24 घंटे से शहर सुर्खियों में है। खबर के मुताबिक साबिक चीफ जज ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में बयान हल्फी पर दस्तखत किए। बयान हल्फी की तस्दीक करने वाले बरतानवी ओथ कमिश्नर चार्ल्स गथरी ने इंकशाफ किया है कि वो बयान हल्फी जिसमें अदलिया के अहम तरीन ओहदेदारों पर संगीन इल्जामात लगाए गए, उस बयान हल्फी पर हसन नवाज के दफ्तर में दस्तखत किए गए। इन अहम तरीन इंकशाफात के बाद मुल्क की सियासत में भूचाल आ चुका है। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या साबिक चीफ जज राना शमीम ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दबाव में बयान हल्फी पर दस्तखत किए थे? सवाल नंबर 2, अगर इस बयान हल्फी का प्लान नवाज शरीफ के घर में तैयार हुआ तो क्या अदलिया को बदनाम करने की साजिश के इल्जामात दुरुस्त साबित हो चुके हैं? सवाल नंबर 3, ये बयान हल्फी इस वक्त मंजर आम पर आया है जब मरियम नवाज की अदालत में पेशी थी। इन इंकशाफात के बाद अब इस बयान हल्फी की क्या कोई कानूनी हैसियत बाकी है या ये बयान हल्फी अब मशकूक हो चुका है? सवाल नंबर 4, क्या इस बयान हल्फी से मुस्लिम लीग नून को फायदे के बजाय शदीद नुकसान पहुंचा है और उनका केस मजीद बिगड़ चुका है? सवाल नंबर 5, 3 साल तक खामोश रहने और फिर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अदलिया मुखालिफ बयान हल्फी पर साबिक चीफ जज राना शमीम खुद बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सवाल नंबर 6, क्या साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक खबर के इंकशाफात से मुस्लिम लीग नून के बयानिए को बड़ा धचका लगा है? इन तमाम से जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब के एफिडेविट के हवाले से, जिनके सिलसिले में ये खबर आई कि उन्होंने ये एफिडेविट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दफ्तर में साइन किया था और चार्ल्स गैथरी जो ओथ कमिश्नर हैं उन्होंने एक्चुअली ये सिग्नेचर्स उनके दफ्तर में जाके लिए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब और हमारे साथ साबिक जज राना शमीम साहब के साहबजादे अहमद हसन राना साहब भी मौजूद हैं। अहमद हसन राना साहब, ये जिस किस्म के इंकशाफात किए गए हैं और बताया गया है कि आपके वालिद साहब ने एक्चुअली ये एफिडेविट जो है नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में साइन किया था, इज दिस ट्रू? सबसे पहले जी मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और स्पेशल सलाम निहाल हाशमी साहब के लिए, क्योंकि वो मेरे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इसमें लॉयर भी हैं, शुक्र है, एक निहाल हाशमी साहब। आप कंटेंट्स पे बात करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसके सामने किया किसके सामने नहीं किया? आपके लीगली इस पर कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे आप बताएं। लीगली कंटेंट्स की वेरासिटी पे खान साहब। जी, मैं सर लीगली तो मैं उस पे चले मैं आपको बताता हूँ खान साहब आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। अगर ये नवाज शरीफ साहब के सामने हुआ है और नवाज शरीफ साहब के सामने नहीं भी हुआ, अगर एक जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है तो एक वकील क्या सवाल करेगा? आप लंदन गए? उन्हें वो कहेंगे जी गया। आपने एफिडेविट साइन किया? वो कहेंगे जी किया। अगर वो पूछता है सवाल आपने नवाज शरीफ साहब के सामने किया? वो कहेंगे जी किया। अगर वो पूछते हैं कि आगे कहेंगे कि जी फिर इसका मतलब आप नवाज शरीफ साहब के साथ मिले हुए हैं, वो कह देंगे नो, बात खत्म। जज कहेगा अब आगे चलें, जी उन्होंने नो कह दिया। अच्छा, तो इससे इसकी वैरासिटी पे कंटेंट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा ना। आई होप इट इज क्लियर टू द नेशन एज वेल। अवाम को भी ये बात क्लियर होगी कि वैरासिटी कंटेंट्स जो उसके मफहूम है उस पे बात करें। मैं राणा साहब उसमें कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है, I'll talk about it. I'll talk about it. You're raising a valid point. मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं। But my question again, did this happen or not? क्या नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में ही ये मुझे सिर्फ इसको काइंडली कंफर्म कीजिए। चले मैं आपके शो पे ये बता दूं कि हल्फ उठाना कुरान पे, चाहे वो कुरान सामने ना भी होए, बहुत बड़ा गुनाह होता है और उसका अजाब दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। ठीक है। अब मैं ये हाथ उठा के हल्फ उठा रहा हूं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में कि किधर किया है, कैसे किया है, कब किया है। ये मैं हल्फिया बोल रहा हूँ। अगर लोगों को यकीन आना है तो आ जाएगा, नहीं आना तो ना आए, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। अच्छा, नहीं, लेकिन आप अगर अपने वालिद साहब से अगर पूछ लेंगे बात तो मेरे ख्याल में जो पिछले 24 घंटे में हम लोग सारी पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे एक ये जो सवाल हो रहा है, मेरे ख्याल में उसका जवाब आ जाएगा। इज़न्ट दैट अ गुड आइडिया? खान साहब लगता है आपने खानजादा साहब का प्रोग्राम नहीं देखा, लोग उससे बहुत महजूज हुए हैं। अगर आप लोगों को महजूज कराना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ क्या करते हैं। अभी वो 3 दिन बाद कराची से आए हैं और पहली फोन पे मुझे डांट पिटी इंटरकॉम पे। किस तो बात मैं पे? क्या बताऊं, वो पता नहीं पूरी दुनिया का गुस्सा मेरे पे उतार देते हैं। जो टेंशन होती है मेरे पे उतरती है। मैं फुटबॉल हूँ एक घर पे। अच्छा, अल्लाह करे आपका गोल ना हो, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए।
بٹ جزاک اللہ. لیکن ڈونٹ یو تھنک سر اگر ایک سوال آپ پوچھ لیتے والد صاحب سے, یہ نہال ہاشمی صاحب, او ویری گڈ, آج نہال ہاشمی صاحب شو پہ ان سے پوچھ لیں رانا صاحب کس طرح اور ان کے بیٹے کے ساتھ وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. ہم دونوں باپ بیٹے کورٹ میں بھی ساتھ نہیں جاتے تھے ایک گاڑی میں بیٹھ کے ساتھ, کیونکہ صبح 8 سے رات 12 بجے تک میں ڈانٹ نہیں سن سکتا تھا. تو شروع میں ہم 2-3 مہینے ساتھ گئے. پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بولا اللہ نے ہمیں 2 گاڑیاں دی ہیں, کہتے ہیں جی. میں نے کہا اللہ نے ڈرائیور بھی دی ہے, کہتے ہیں جی. میں نے کہا آپ نے ڈیفرنٹ کورٹ میں جانا ہوتا ہے, میں نے ڈیفرنٹ کورٹ میں جانا ہوتا ہے, آپ اپنی گاڑی میں چلے جائیں, میں اپنی گاڑی میں چلے. تو تب میری زندگی آسان ہوئی تھی, ورنہ پورا دن ڈانٹ سنتا رہتا تھا, یہ غلطی کی وہ. میں نے کہا ابو جی لیٹ می لیو پلیز فار گاڈ سیک, میں کوئی انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, آئی ول میک مسٹیکس. نہیں وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ زیادہ آپ پہ مہربان ہوں, میری یہی دعا ہے. obviously you look like a learned person. اچھا ایک اور بھی نام بتا دیتا ہوں, رانا مقبول صاحب سے پوچھ لیے گا, آپ انہیں تو جانتے ہیں, سینیٹر رانا مقبول صاحب. جی جی, وہ میرے ریلیشن شپ بڑا اچھا جانتے ہیں. میں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ احمد صاحب, ایکچولی دا ایشو از کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام وزراء اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارا پلان نواز شریف کے دفتر میں بنایا گیا عدلیہ کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. رانا شمیم کے the news is saying this کہ اس وقت جب رانا شمیم یہ سائن کر رہے تھے اس کمرے کے اندر اور بھی بہت سے لوگ تھے اور خوشی کی لہر وہاں پہ جو ہے وہ پھیل گئی جب یہ انہوں نے سگنیچر کر دیے. سو اس لیے آپ لوگوں کا کیس بہت اس سے ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایکچولی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. اچھا پی ٹی آئی والوں سے میں ایک سوال کر سکتا ہوں اس کا جواب دینے سے پہلے اگر اجازت دے؟ پلیز گو ایڈ. ہاں پی ٹی آئی والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ آ کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں, بڑا شور مچاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہاں سے بھاگ گئے. سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں, آپ کے کپتان, آپ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں میرے کپتان کی گورنمنٹ ہے, میرے کپتان کی گورنمنٹ میں جو میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ ہوا تھا وہ بھی میرے کپتان کی گورنمنٹ کی ٹیم کی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اس کی ہیڈ تھیں. تو کورٹ میں اصل سین یہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, نواز شریف صاحب کی بیلز لگی ہوئی تھی, سسپینشن آف بیلز ان کرمنل اپیلز بفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ. تو اس میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. انسان ہے, ہو سکتا ہے بھائی, کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں, ان کو اس جیسی جگہ پہ جانے کی عادت نہیں ہے, مچھر ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. ان کی میڈیکل رپورٹ کس نے سبمٹ کی؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جب اسٹیٹ کاؤنسل کھڑے ہوئے اٹارنی جنرل آفس سے اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے, تو ان سے ایک سوال کیا گیا کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے, چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ ایشورنس دے سکتے ہیں کہ یہ 2 دن زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایسی کوئی ایشورنس نہیں دے سکتے. انسان کی کیا انشورنس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سیکنڈ کوشچن کیا کہ آپ کوئی لا بتا سکتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے لنڈن میں ہی ایک ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے اور اسی سے کروانا ہے اور کوئی لا اس کو روک سکتا ہے اگر وہ جیل میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کوئی لا نہیں ہے. تو انہوں نے تب ان کو بیل دی. اب یہ میں بولتا ہوں کہ پھر سسیلین مافیا تو ہے اسٹیبلشمنٹ جس کا حصہ پی ایم ایل بھی ہے, پی ایم ایل نون بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے. یہ بیسیکلی سارے مل کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ ڈیل سے یہاں سے گئے ہیں, ایسے چلے گئے اور یہ کہتے ہیں ہم انہیں لے آئیں گے, جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری میری حکومت آئے گی تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا. بھائی حکومت بھی آگئی, ہم نے تو پیٹ نہیں پھٹتے دیکھا, نہ پیسے نکلتے ہو دیکھے. یہ بھی یہ دعوے کرتے ہیں. بھائی یہ جا کے نہیں سن تو لے خان صاحب, سن تو لے. یہ انہیں لا بھی نہیں سکتے, پوچھے کیوں, لیگلی کیوں نہیں لا سکتے انہیں؟ کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, پاکستان اور یو ایس اے کے درمیان سائن ہوئی ہے اور باقی کچھ کنٹریز کے ساتھ ہے, لیکن انگلینڈ کے ساتھ نہیں. اس لیے تو الطاف حسین صاحب کو آج تک کوئی لا ہی نہیں سکتا. سر وہ ٹھیک ہے, عمران فاروق صاحب کا قتل ہو گیا, اتنا بڑا کیس ہو گیا. ٹھیک ہے میں that's a different sir topic. My point is اس شو کو شروع ہوئے ہوئے اب تقریباً کچھ 6 منٹ ہو چکے ہیں, بٹ لائک اے ٹپیکل لائر آپ میرے اسٹریٹ فارورڈ سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ کیا یہ سگنیچر وہاں پہ ہوئے یا نہیں ہوئے, ہاں یا نہ. آپ مجھے میں نے حلفیہ آپ کو بول دیا کہ میں نے آپ کو حلف اٹھا کے بول دیا خان صاحب کہ مجھے کچھ نہیں میرے والد صاحب نے بتایا, میں نے حلف اٹھا کے بتا دیا ہے. یہ ان کے لائر لطیف آفریدی صاحب سے سوال کریں, وہ بہتر پوزیشن وہ بتا دیں گے. اچھا دوسری بات, ابھی بھی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف یہاں سے ڈیل کر کے گئے ہوئے ہیں, یہ بھی بات درست ہے؟ میں نے کہا نہیں پلیز, یہ میرا ایک اپنے انالیسز ہیں ایز اے پولیٹیشین آپ کہہ لیں. چلیں جی اب تو میں پولیٹکس میں بھی آ گیا ہوں, میں نے پارٹی بھی اناؤنس کر دی انشاءاللہ 1 کو. میں آپ کے شو کے تھرو بتا رہا ہوں توسس کہ جی 1 جن 4:20 میں کراچی پریس کلب میں اپنا آفیشیل پارٹی لانچ کر رہا ہوں, شان پاکستان. اچھا بیسٹ آف لک فار دیٹ. میں ذرا عالیہ صاحبہ کے پاس چلا جاؤں. عالیہ صاحبہ, یہ آپ نے جو گفتگو سنی ہے احمد صاحب کی, وہ آپ سے بھی سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ سوال پوچھا بھی ہے
کہ جی یہ بتائیے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر، جو اس ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، وہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ کہاں پہ سگنیچر ہوئے، کس نے سگنیچر کرایا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو منصور صاحب۔ منصور صاحب میں ذرا کانٹینٹ پہ بھی آتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں 2016 یاد کرا دوں، آپ کو یاد ہے پاناما بینچ کی تشکیل ہمارے موقف کی تائید ہے، کس نے کہا تھا؟ پی ایم ایل این۔ 2017 میں اسی کا جب آتا ہے نتیجہ آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ 2018 نواز شریف کو ہم زبردستی باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ 2019 ظالموں وہ بیمار ہے، علاج کرانے لندن جانے دو۔ 2020 وہ کرونا کی وجہ سے اپنی سرجریز نہیں کرا سکے اس لیے علاج میں تاخیر ہو گئی۔ 2021 نواز شریف واپس نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اور 2022 جو ظاہر ہے اب یہ کہ شیر آ رہا ہے، انقلاب لا رہا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے وہ جو بگوڑا یہاں سے گیا تھا علاج کرانے، کہاں گئی اس کی سرجریز، کہاں گیا سارا علاج؟ اور اب وہ جو انقلاب لے کر آ رہا ہے، یعنی تاریخ میں مورخ ایک ایسا لمحہ بھی لکھے گا کہ پاکستان کا جو انقلاب ہے نا وہ لندن کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے سیدھا یہاں پر لینڈ کرے گا۔ وہاں ویزا کی منسوخی ہوگی، وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ پکڑی جائے گی، یہاں آ کے یہاں پر نہال ہاشمی صاحب اور میرے دوسرے اور پی ایم ایل این کے بہن بھائی نعرہ لگائیں گے شیر آ گیا، شیر آ گیا، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ کوئی کہے گا، آپ کو بھی یاد ہوگا بڑی جگہ لکھا گیا نواز شریف نے سر پر کفن باندھ لیا ہے، وہ بڑا خطرناک ہو گیا، کسی کو این آر او نہیں دے گا۔ آج آپ ان کی سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے، اسکرپٹ تیار ہو گیا ہے، جلد واپس آ رہے ہیں۔ کیا میں کہوں اس پارٹی کا حال اور میں کیا کہوں ان کے بھگوڑے لیڈروں کا حال؟ مطلب یہ میں نے ان کی پوری ٹائم لائن ایک ایک بات سے بتا دی۔ میرا سوال کا آپ جواب دے دیجئے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ احمد صاحب جو فرما رہے ہیں کہ کانٹینٹ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے کہاں پہ سائن کیے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ سر میں آ رہی ہوں نا، میں تو اس طرف آ رہی ہوں۔ پہلے تو یہ مجھے یہ بتا دیں کانٹینٹ پہ ہی تو ساری جو ہیئرنگ ہے وہ کانٹینٹ پہ ہی تو چل رہی ہیں۔ وہاں پر انصار عباسی سے کیا سوال ہو رہے ہیں، وہاں پر رانا شمیم سے کیا سوال ہو رہے ہیں؟ سوال وہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ جب اس کو پبلش کیا گیا تو کیا کسی نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، ان کے لائرز نے وہاں پر اپیل کی ہوئی تھی، وہاں پر کسی نے دیکھا کہ ججز کا پینل کون سا تھا، وہاں پر کسی نے ڈیٹس دیکھی؟ کیا وہاں پر جس جج کے اوپر ان کے والد محترم لگا رہے ہیں الزام، کیا اس وقت وہ بینچ کا حصہ تھے؟ کیا وہ سپریورٹی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں کسی نمبر پر تھے؟ اس وقت کون سے ججز بینچ کو دیکھ رہے تھے؟ سوال تو ہر چیز پر اٹھتے ہیں، ڈیٹس پر بھی اٹھتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لائر سے بھی یہ بالکل وہی والی بات ہے، کیلبری فونٹ والی، قطری خط والی، جو ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ سب نظر آتا ہے۔ اور آخر میں آ کر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نوٹرائز بھی انہی کے آفس میں بیٹھ کر ہوا، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم کیوں بار بار ارشد ملک کیس کو یاد کرتے ہیں کہ وہی حسین نواز وہاں پر مکہ مدینہ میں 27 رمضان کو بیٹھ کر ان کو رشوتیں آفر کر رہے تھے، یا جاتی عمرہ میں ان کو ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا رانا شمیم کی کیا مجبوری تھی کہ آج وہ اتنی بری طرح ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں اور آج اتنی بری طرح ان پر کنٹیمپٹ آف نہال ہاشمی صاحب یہ جو کچھ بھی گفتگو آپ نے سنی ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ کی بھی اور احمد حسن رانا صاحب کی بھی، احمد حسن رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو انفارمیشن نہیں ہے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی ضرورت کیا ہے یہ جاننے کی کہ بھئی وہ انہوں نے کہاں پہ سائن کی، ڈزنٹ میٹر۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کی گفتگو بھی آپ سنیں، حکومت آپ لوگوں کے اوپر یہ اعتراض کر رہی ہے کہ آپ لوگ ایک سوچی سمجھی اسکیم بناتے ہیں، اس میں ایک سابق جج کو استعمال کرتے ہیں، اس ایفیڈیوٹ کو نواز شریف کے دفتر میں سائن کرواتے ہیں اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو بیان دینے والا شخص ہے وہ زندہ ہے، بات ہوگی کنٹینٹس کی۔ کنٹینٹس کیا تھا؟ انہوں نے بیان کیا اس پہ ہی اسلام آباد۔ سر میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، یو ڈوئنگ دا سیم تھنگ نہال صاحب، مجھے صرف سب سے پہلے بتائیے کیا یہ ایفیڈیوٹ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوا ہے یا نہیں؟ وی آر ناٹ ڈوئنگ دا سیم تھنگ، یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی بی بی نے بھگوڑے اور عجیب عجیب باتیں کی، تو سر وہ آپ اس کو بعد میں جواب دیجئے گا، میں آپ کو موقع دوں گا۔ غیرت مند جو لوگ ہوتے ہیں نا میں آپ کو بعد میں موقع دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا یہ ایفیڈیوٹ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، جھوٹ، بے غیرت خودکشی بھی نہیں کرتے، یہ کہہ کے بھی کہ ہم خودکشی کر لیں گے۔ غیرت مند اپنی جان اپنے وطن کے لیے نچھاور کرتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ اور یہ ڈیل والی جو بات ہے، یہ عمران خان نے مشرف سے جا کے، مشرف کی کتاب میں ہے
कि इमरान खान मुझसे सीट मांगने आया था। तो डील करने वाले लोग ये हैं, इन्हें पता है कैसे डील किया जाता है, इसे पता है कि क्या क्या काम होते हैं। हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। और जहां तक रह गया, ना वहां पे मैं था ना हालिया, इनको तो ढूंढ रहे हैं केपी के लोग कि वोट के साथ साथ उनके हाथ में जो खारिश है, इनको देख के वो भी हो रही है। आलिया बीबी ने जो बातें की हैं, काश कौम के सामने गली बाजारों में जाए। इनको हमारी माएं बहनें ढूंढ रही हैं जिनके घरों में आज चूल्हा नहीं जल रहा है, वो जिनके बच्चे रोटी नहीं खा रहे हैं, जिनके घरों के बेरोजगार बैठे हुए, जिनके घरों में 3 वक्त का निवाला आलिया मलिक के और इसकी हुकूमत में और इन जैसे लोगों ने छीन लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के मईशत को तबाह। निहाल साहब, वो आप बुरा भला बाद में कह दीजिएगा, होनी चाहिए बुरा भला बाद में कह दीजिएगा, लेकिन मेरा दोबारा वही पॉइंट है, आप ये फरमा रहे हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है और इतनी बड़ी खबर दी गई है कि ये इसके एविडेंसेस मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर ही बैठे हुए हैं, उस सहाफी को ले जाएं कोर्ट के अंदर। नहीं, नवाज शरीफ साहब का इशू तो नहीं है ये। अगर जो भी कार्रवाई करेंगे वो या तो वो नोटरी पब्लिक करेगा या फिर राणा शमीम साहब करेंगे। नवाज शरीफ पहले किसको लेके गए? ये शौक इमरान खान का है, क्योंकि वो मिला के खेलते हैं। उनका जो जज था साकिब निसार, जिसने उनको सादिक और अमीन कहा था, जो खुद सादिक और अमीन नहीं था, जिसकी ड्यूटी तनख्वाह मिलती थी इंसाफ करने के लिए, वो डैम पे जाके बैठ जाता था, कभी जेल जाके बैठ जाता था, कभी हॉस्पिटल में जाके, डिस्कशन की ओर ले गए। नाज़रीन, I'll take a break. I will take a break और उसके बाद इरफान हाशमी साहब, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जिन्होंने एक्चुअली ये खबर दी है, निहाल हाशमी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी हम इनको क्यों सू करें, करना होगा तो अहमद हसन राना साहब करें, राना शमीम साहब करें। वही सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद और उनसे पूछते हैं खबर के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं राना शमीम के एफिडेविट के हवाले से और वो सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब जिन्होंने ये स्टोरी दी है, वो इस वक्त हमें लंदन से ही ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मज़ीद इस स्टोरी के बारे में तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ अहमद हसन राना साहब, राना शमीम साहब के साहबजादे भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इरफान हाशमी साहब, आपने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन अहमद हसन राना साहब ये कह रहे थे कि इट डजंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एफिडेविट कहाँ पर साइन हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो कॉन्टेंट है क्या वो ठीक है, राना शमीम साहब उसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो इसलिए कॉन्टेंट पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, डजंट मैटर कि साइन कहाँ पे हुआ है। मंजूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये अहमद साहब कह रहे हैं, इन्होंने मुझे भी ये कहा था लंदन में जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनका कोई 1.5 घंटे का इंटरव्यू किया। अच्छा। आज गलबन हम उसे अपलोड करेंगे, जिसमें मैंने इनको कहा था कि मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, आपका क्या टेक है। इनका जवाब था कि यही जवाब जो इन्होंने आपको दिया है, और इस पर तो जहां भी इनका इंटरव्यू हो रहा है ये कह रहे हैं कि इट डजंट मैटर कि कहां हो रहा है। अच्छा। कंटेंट पे बात करें, जब अदालत में जाएगा जज सवाल करेगा, वो कहेंगे नहीं जी ये बात गलत है, आगे बढ़ें। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। बट what my take is, Mansoor, and it is very straightforward. We investigated this matter, डिटेल के साथ इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंसेस मौजूद हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के एविडेंसेस हैं जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। which suggest कि वहां पर चार्ल्स गदरी साहब जिस बिल्डिंग में गए वो मार्बल आर्ट्स थी, और राना शमीम साहब भी वहां पे मौजूद थे। इनके जो लोग मौजूद थे उनके तासुर जो मिला उसको उसने जो हमने रिपोर्ट भी किया कि शायद कोई ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे फायदा, द वर्ड कैटेगोरिकली जो इस्तेमाल किया गया आर्टिकल में भी है कि दैट वुड हेल्प नवाज शरीफ। तो ये मैं नहीं, एविडेंस कह रहा है, चार्ल्स गदरी एविडेंस के अंदर सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं काफी देर से सोच भी रहा था कि मामला यहाँ पर ये है मंसूर कि आप कहते हैं ना कि तीसरा बंदा था, 4 लोग वहां बैठे हुए थे, एक ने कहा और शायद वो नवाज शरीफ के खिलाफ है या हसन के खिलाफ है, हुसैन के खिलाफ है या नूनी के खिलाफ है, तो बात समझ में आती थी। जो बंदा नोटराइज कर रहा है उसके हवाले से अगर एविडेंसेस मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि इसे अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा एक इरफान साहब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ये वाकई जिस तरह आप स्टोरी दे रहे हैं कि एफिडेविट वहां पे साइन हुआ है, कोई लॉ ब्रेक हुआ है इस सारी चीज से, कानूनी तौर पर इससे कोई नुकसान हुआ है? देखिए, आई एम नॉट अ लॉयर, नंबर 1, और लीगैलिटीज लंदन में क्या होती है, अगर यहाँ पर कोई केस चल रहा होता, किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे इसे प्रेजेंट किया जाता जो एफिलिएशन शो कर रहा होता, तो शायद ये सवाल उठाया जा सकता था अदालत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में तो उठा दिया गया है। पाकिस्तान वो आपकी बात ठीक नहीं, मैं आपसे राय, क्योंकि आप खुद भी लंदन में मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे राय ले रहा हूँ। क्या ये फैक्ट है कि लंदन में एक्चुअली आप नोटराइज करने के लिए नोटरी पब्लिक जो होता है आप उसको घर पे बुला सकते हैं? इज दैट अ रूल ओवर देयर? उनको आप एक्स्ट्रा पैसे दे के आप होम सर्विस ले सकते हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल, मोबाइल सर्विस आप नोटरी की छोड़ें, आप होम ऑफिस की ले सकते हैं। अच्छा। उसे गोल्डन सर्विस बोलते हैं। किसी लॉयर से अगर आप बात करें, विल टेल यू, यानी अगर आप 10,000 पाउंड दे दें, होम ऑफिस चल के आपके घर आएगा। अच्छा। इसे नोटरी का ताल्लुक नहीं है सिर्फ। तो फिर ये सर्विसेज तो फिर ये चार्ल्स गथरी जो है, इन्होंने बज़ाहिरन, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बज़ाहिरन कम से कम अपनी जॉब, क्योंकि मैं आपकी जो खबर है उसका आखिरी पोर्शन में पढ़ रहा था, तो उसमें आपने लिखा है कि चार्ल्स गथरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज जॉब एज नोटरी इज टू बी एन इंडिपेंडेंट फिगर who verifies the identification and then attests the documents. The originality of any written content is not his responsibility. चार्ल्स गथरी का ये काम नहीं है कि एक्चुअली उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, उसने सिर्फ कहना है हाँ जी ये बंदा कह रहा है, ये मेरी तरफ से सिग्नेचर हो गया, मैं विटनेस हो गया, एंड दैट्स इट। नोटरी पब्लिक का बेसिकली जो किरदार है वो होता तो यही है कि ही जस्ट वेरीफाइंग द आईडी ऑफ दैट पर्सन जी। लेकिन जिन हालात में इसको नोटराइज करवाया गया, अच्छा ये मतलब उसमें आप कह रहे हैं जिन हालात में, तो जिन हालात से मुराद कोई प्रेशर या पैसा या धमकी उसको चेक किया जाता है? देखिए ये ओपिनियन अगेन आ गया, हम फैक्ट्स के ऊपर हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं कि इर्द गिर्द लोगों के रिएक्शन से लग रहा था। एक इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है मंसूर उनका, उसमें वो ये कहते हैं कि वो अकेले थे। अब हम एक कैमरे पे अगर आकर आप एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, वो एविडेंसेस जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चले, तहकीक करने के बाद पता चले, वो उसको डिफाई कर रहे हैं। अच्छा। Then we have to rely on the evidences, not So on the issue is with the Charles Guthrie basically, कि क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा है या गलत बयानी की है? राना शमीम के एफिडेविट के ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है आपकी नजर में? सर एक सवालिया निशान नहीं सर, कई सवालिया निशान हैं। अगर ये on who? on this affidavit itself के जिन हालात में दिया गया, क्योंकि अगर आप ये बात मान लें फिर कि अगर आपकी मुलाकात हुई है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं बैठे हुए हैं आपके साथ, आई कांट सी यू, लेकिन अगर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मान लें कि जी वहीं पे हुआ था, कौन लेकर गया था मान ले। ये भी मान लें कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, पहले भी हुई, बाद में भी हुई। अहमद ने मुझे बताया था कि लॉकडाउन से पहले नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, रिकॉर्ड के ऊपर हमारे पास वो मौजूद भी है, जिसको मैंने किया भी, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस दफा नहीं हुई। अच्छा। मान ले अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, नून लीग पूरी मान ले, कुछ ऐसा नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब स्टेटमेंट जारी कर दे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब है कैटेगोरिकली डिनाइड है, उन्होंने डिनाई किया अलबत्ता। वैसे मंसूर, बिफोर यू गो फर्दर, देखें किसी का डिनाई करना पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नवाज शरीफ हिमसेल्फ है या वो स्टेटमेंट जारी कर दें। यहाँ पे इन क्वेश्चन चार्ल्स गथरी साहब खुद हैं, वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। Why Express doesn't have the access apart from myself or anyone there to this Charles Guthrie? सवालात के जवाब क्यों नहीं देते? अभी आप फोन मिलाएं उनसे लाइव। अभी तो वैसे भी वहां पे क्रिसमस हॉलिडेज है ना, ये भी तो फैक्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल हॉलीडेज है, तो एक इंटरव्यू में एक मुर्तजा अली शाह साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 15 मिनट पहले मेरी उनसे बात हुई है, कल तो बॉक्सिंग डे था, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन इसके बावजूद बात हुई। ठीक है, आपने अहमद हसन राणा साहब, ये आपने सर जी जी जी, if a gentleman has the access, ये किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं है। My as someone, as an investigative journalist, this is my prerogative to investigate and I want an access. आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं, खिड़की क्यों बंद कर रहे हैं? लेकिन इरफान साहब इससे I mean there are all sort of people who are comfortable with some journalists, some not. अभी आपने भी अपनी स्टोरी में लिखा कि जी नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन हुसैन नवाज, आप उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपका राब्ता नहीं हो रहा, हमारा भी नहीं होता। हमारा उनमें से कभी कभार इसहाक डार से चले फिर भी कोई राब्ता हो जाता, नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं होता। कुछ के साथ हुआ जी मंसूर, राब्ता कुछ के साथ हुआ, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए विद, अच्छा नहीं लगता कि मैं वो अल्फाज यहाँ पर उन्हें कोट करूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, राइट? इंसान को बड़ा बनना चाहिए, इंसान बड़ा बने तो इखलाकियात भी कोई चीज होती है। अहमद हसन राणा साहब, ये आपने सिर्फ सारी तो इरफान हाशमी साहब की सुनी है, मेरा ख्याल में उनका भी वही सवाल है जहां से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था कि इसको एक्सेप्ट कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप खुद कह रहे हैं लेकिन लीगली इससे एफिडेविट की लीगैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो व्हाट्स द बिग डील? कर लें उसे, मामला खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन सर। गुड गुड गुड। अच्छा जी, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आप कंटेंट्स पे बात करें, मैं लॉयर हूँ, मुझसे आप बोलेंगे इधर की बात कर, उधर की बात कर, मैं कहूँगा इट्स मीनिंगलेस, इसका कोई फायदा नहीं। कोर्ट ने वही जो मैंने आपको शुरू में सवाल बताए थे वही करने, उन्हें कहना है उन्हें आगे आगे बढ़ो।
वकील साहब वो आपको पता है कोर्ट में ह्यूमर भी होता है, वो हमें सुन लिया है, आपके सवाल आ गए हैं, अब आगे साके अब इनसे ये मैंने पूछना है इरफान हाशमी साहब से कि ये कह रहे मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने अभी तक इस एफिडेविट पे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया कि इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि वो पारसे हैं साकिब निसार साहब और मेरे वाले सब झूठे? ये मेरा सवाल है। ये तो देखें आप, ये किसी सहाफी को ये वाली जो दलील देना ना, ये हम लोगों सारे सहाफियों को अक्सर दी जाती है जी, व्हाट अबाउट दैट, कि जी अगर एक उसने स्टोरी दी है तो आप कहें नहीं इसको तो छोड़ें, उस पे क्यों नहीं काम कर रहे आप? भाई उसके हाथ में जो आया, जो वो स्टोरी ब्रेक कर रहा है, आप या तो उसकी स्टोरी को डिनाई कर दें कि जी इरफान हाशमी जो स्टोरी दे रहा है वो गलत स्टोरी दे रहा है, दो नंबर स्टोरी है। नहीं मैं नहीं कर सकता। फेयर इनफ आपने अच्छा आंसर दिया उनके बिहाफ पे, आई एग्री विद दैट। मैं आपके इख्तियार में है, आप सबूत दे दे कि नहीं जी वहां नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ था। और फिर मैं आपको बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है मंसूर, और इसने ना सारी तहें जो है ना खोल के रख दी हैं, सितरे टीयर्स थे सब सामने आ गए। वो ये कि जब सवाल किया ना, आज खबर लगी है कि कहां हुआ, तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, चार्ल्स गद्री सेड नो कमेंट्स। अच्छा, जवाब ही नहीं आया। अच्छा जी, अहमद साहब आप बात कर रहे थे, प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी मैं कह रहा हूं कि जी इस पे तो अब बात करने के अलावा इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये करनी चाहिए, इसके एफिडेविट के फार रीचिंग इंपैक्ट्स होंगे। इन लोगों का कहना ये है पीटीआई का कि अरशद मलिक साहब भी अल्लाह माफ करे कि जी अल्लाह उनकी मफरत फरमाए कि वो भी सच्चे नहीं थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी सच्चे नहीं थे, जावेद हाशमी साहब भी सच्चे नहीं थे, राना मोहम्मद शमीम साहब जो अभी भी हैं वो भी कह रहे हैं वो भी सच्चे नहीं है। भाई सारे लोग ही झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ पारसा ये पीटीआई वाले नहीं भाई, राना साहब, आप क्या कहते हैं? 2001 अहमद साहब, द इशू इज कि आप लोगों ने अपने एफिडेविट के ऊपर अंदर जितना बड़ा इल्जाम लगाया है उसके लिए आपको कुछ सबूत तो देने पड़ेंगे ना, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इस वक्त इरफान हाशमी जो स्टोरी दे रहे हैं वो कह रहे हैं ये सबूत मेरे पास मौजूद है, एविडेंस मेरे पास है, ही इज स्टैंडिंग विद द एविडेंस। आपके पास क्या एविडेंस है? खान साहब आपको एविडेंस देनी है या हमने कोर्ट को देनी है? मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं सर। हम कोर्ट में देंगे ना, आप जुडिशियल इंक्वायरी, ये पीटीआई की मेंबर बैठी हैं, इनसे बोले ना जाएं, लोग फरूक नसीम साहब से कहें जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, बना दें, वो तो बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी बना सकती है, क्योंकि उसमें साकिब निसार साहब भी हरीफ होंगे। अच्छा, आलिया साहिबा, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। उसमें साकिब निसार साहब भी हरीफ होंगे और उसमें खोसा साहब भी होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की डिसमिसल की जजमेंट क्वेश्चनेबल है, वो खोसा साहब ने भेजी है। और मैं आपको बता दूं वो जजमेंट क्यों क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसके दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक पहली बार प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि 2 जजेस ने पहले डिसीजन दिया, और उन 2 जजेस ने क्या डिसीजन दिया उन्होंने इन शॉर्ट बता देता हूं जो लोगों को नहीं पता। उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्लियामेंट में भी झूठ बोला और कोर्ट में भी आके कहा कि ये है वो जराए, लेकिन जब हमने जराए मांगे, मनी ट्रेल मांगी, तो इन्होंने नहीं दी, तो ये डिसऑनेस्ट है, सादिक और अमीन नहीं है। तो और बाकी कुछ और ग्राउंड्स भी दिए, तो बेसिकली सादिक और अमीन पे अंडर आर्टिकल 62(1)(f) उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। इस पे मेरा क्वेश्चन उठता है कि जो पार्लियामेंट में स्पीचेस होती हैं वो तो एग्जेम्प्ट है, दे कैन नॉट बी टेकन। उसका मैं आर्टिकल भूल गया हूं, वो आर्टिकल मुझे याद आ जाएगा, वो बड़ा कैटेगोरिकल है, उसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट में चाहे कुछ बोल दें आप उसको पंच कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं आप उठा सकते। अच्छा, सेकेंडली उसमें एक 3 बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो फिगर आउट करता है कि 10,000 जो उनको पैसे मिलने थे अपने बेटे से वो उन्होंने नहीं रिसीव किए, और उसकी डेफिनेशन कहां से लेते हैं? ब्लैक क्लॉज से, किसी स्टैट्यूट से नहीं। अब मैं उसमें एक बोलता हूं 2018 SCMR, मैं अभी आपको पेज भी बता देता हूं। सर मैं जरा आलिया हमजा साहब से आपने जुडिशियल कमीशन की बात की, एक मिनट। नहीं, एक मिनट खान साहब ये बताना बहुत जरूरी है। ढूंढ ले जी। ये इसमें बड़ा क्लियर लिखा गया था कि अगर कोई चीज फेटल ना होए, अगर एक बंदा समझे मैं अपने 10 अकाउंट देता हूं डिक्लेरेशन में और एक अकाउंट 1 लाख का वो भूल जाता हूं, तो आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे? ठीक है सर, पॉइंट ओनली फॉर दैट रीजन कि मैंने 10 करोड़ डिक्लेयर कर दिया और 1 लाख डिक्लेयर नहीं किया। ओके, इज दैट द ग्राउंड फॉर? और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये जजमेट जो आई है नवाज शरीफ साहब की, ये पर इंक्यूरियम है, इसको चैलेंज कर दें। We will go off track. Let's just focus on this particular case right now. आलिया साहबा वो कह रहे हैं जी जुडिशियल कमीशन बनाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये बेहतर नहीं है? इससे सबको क्लैरिटी मिल जाएगी।
अच्छा, सबसे पहले तो आए ना जरा, आप यहाँ पर बात हो रही थी ना, बात अगर हम यहाँ पर करते हैं ना राना शमीम के एफिडेविट की, तो अरशद मलिक के एफिडेविट को हम क्यों भूल जाते हैं? जरा उसके एफिडेविट के ऊपर भी जाएं और अदालत को जाकर इनसे, अदालत अगर इनको ये लगता है ना ये दोनों ठीक हैं और इस पर ये नवाज शरीफ को बरी करा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं केसेस लेकर जाते? अदालत ने तो कहा था कि आप फ्रेंसिक लेकर आए। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इनको पता हो इनके वालिद मोहतरम को इन दो चीजों के ऊपर उनकी सजा माफ होनी है, तो ये तो पीएमएल इनको जाना चाहिए। फिर बात कर रहे थे निहाल हाशमी साहब, गैरत की बात कर रहे थे बहुत। मुझे तो याद है अटक में मच्छर किसको काटते थे, कौन तब्दील करके सारे सूटकेसेस पूरी पीएमएलएन को अपने हामियों को यहां पर छोड़कर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो कतर के उसके ऊपर भागते हुए जब उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे तो चढ़ रहे थे। फिर इन्होंने कहा केपीके के लोग हमें ढूंढ रहे हैं। सर मैं बता देती हूँ, केपीके में ये लोग ना नीचे से अव्वल नंबर पर आए, 5वें नंबर पर आई है पीएमएलएन और 2 लाख वोट लिया है, 2,13,000, जबकि इनसे ज्यादा तो जो है पीपल्स पार्टी ने 2,17,000 वोट लिए और पीटीआई का जो वोट है वो इस वक्त पॉपुलर वोट है। नहीं, ये जब बात करते हैं ना, और सेकंड फेज से जो लोकल बॉडी के केपीके से वो भी ये लोग भाग रहे हैं। ठीक है, अब बात आलिया साहब उस पर जुडिशल कमीशन पे आ जाइए प्लीज। जी सर देखिए मैं तो सीधी सीधी बात कर रही हूं। इन लोगों को लगता है ये जब भी एफिडेविट पर खुद लिया गया, सोमोटो लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि उनको लगता था कि अदलिया का वकार ऑन स्टेक है। अब भी अदलिया का वकार ऑन स्टेक है। राना शमीम और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं अभी इरफान हाशमी साहब, और इरफान हाशमी साहब ने जो, आपको पता है कि ये क्यों ये सारी स्टेटमेंट आ रही है? अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो करें, जो इन्होंने कहा था, शमीम साहब ने वहां पर जाकर कहा था, उन्होंने कहा जी मैंने तो एक एफिडेविट बैंक लॉकर में रख दिया था और उसके बाद दैट वाज अ लॉक डॉक्यूमेंट, और अगर कहीं से लीक हुआ है दैट कैन बी द नोटरी ऑफिस। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि क्या हम खत लिख सकते हैं, और इन दैट केस उस नोटरी पब्लिक आलिया साहब मैं एक मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल सुन लीजिए प्लीज, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए ना आलिया साहब, आई हैव टू मूव, देखिए मुझे आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मेरा सवाल सुनिए। यहां पे जो आपने बात की है ना कि जी वो एफिडेविट लीक किस तरह हुआ, या अंसार अब्बासी साहब की आप बात कर रहे हैं कि जी उनके हाथ किस तरह लगा, लीक किस तरह हो गया, इसी तरह ना तो कोई इरफान हाशमी साहब से ये पूछ सकता है कि इनके पास किस सोर्स से ये एविडेंस आया है अबाउट चार्ल्स गथरी, और ना उनसे पूछा जा सकता है कि उनके पास वो एफिडेविट की कॉपी किस तरह आई। जर्नलिस्ट आर नॉट बाउंड टू टेल यू द सोर्सेस। देखिए सर मैं सिर्फ एक सेकेंड, जो मैंने बात की मैं रिपीट कर देती हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट्स ऑफ अत्तर साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। दे सेड कि ये उन्होंने राना शमीम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो लॉकर में बंद करके आया था, दैट वाज अ सील्ड वन, इट माइट बी दैट इट गॉट, कि ये जो है अगर कहीं से निकला है, लीक हुआ है, दैट इज नोटरी पब्लिक। और यही सारी जो अब आ रही है, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग कि ये वहां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस पे बैठकर उनके सामने हुआ है। और ये बिल्कुल देखे, मैं तो ये कह रही हूं कि अब मीडिया के सामने ये माफिया का असल चेहरा आ जाना चाहिए कि आप ये देख लें, फिर हम वही बात रिपीट करेंगे, ब्रीफ केसेस वाली स्टोरी देख लें, सुप्रीम कोर्ट पे इनके अटैक्स देख लें, या ये अपनी मर्जी के फैसले, और जब बार बार हम ये कहते हैं ये वकील नहीं ये जज करते हैं, तो एक दफा दोबारा ये नजर आ रहे कि अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेलिंग से लेकर राना शमीम को गिलगित बल्तिस्तान का लगाने से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर आगे जो खुद इनके बेटे कह चुके हैं कि शायद वो सदर पाकिस्तान भी बन सकते थे, ये सारी चीजें इसी तरह पॉइंट आउट कर रही हैं कि ये रिश्वतें देते हैं, अदालतें खरीदने की कोशिश करते हैं, और अगर ना हो तो इस तरह ब्लैकमेलिंग की जाती है। निहाल हाशमी साहब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है निहाल हाशमी साहब, ये आपने सर सारी गुफ्तगू सुनी है, दोबारा मेरा पॉइंट वही है, इस वक्त इरफान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी स्टोरी के ऊपर कायम हैं। मैं दोबारा यही बात कर रहा हूं, मैंने पहले भी सवाल किया था कि जी राना शमीम साहब के हवाले से खबर है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है, उनकी फैमिली के हवाले से खबर है कि जी बहुत से लोग वहां पे मौजूद थे। अगर ये सारी एक्टिविटी नवाज शरीफ साहब के घर पे नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब इसको डिनाई करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड इरफान हाशमी साहब पहले से ही अपॉलॉजीज, लेकिन फिर इरफान हाशमी साहब को आप कोर्ट में ले जाएं, वहां पर तो डेफेमेशन के अंदर जो है इरफान हाशमी साहब उड़ जाएंगे। निहाल साहब,
अच्छा चले इरफान साहब, ये सर ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है निहाल हाशमी साहब को, आप दोनों ही हाशमी हैं। मंसूर जी निहाल साहब, जी 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 मंसूर भाई, सर, मैं जाती तौर पे इरफान साहब को जानता हूँ। पहली बार मैं इनसे मिला था जब ये लंदन के कुलसुम नवाज साहब जब अलील थी तो और भी सहाफ़ी होते थे, ये भी वहाँ पे होते थे, तो मैं ये जानता हूँ इनको एक सहाफ़ी के तौर पे, मगर मुझे नहीं मालूम ये आजकल कौन से टास्क में है। शायद इनकी रोटी रोजी की मजबूरी हो। इस तरह की बोंगियां वो पहले भी मारते रहे, निहाल साहब अब भी प्लीज इसी डोंट डू तरह दैट। की बोंगियां मार रहे होंगे। नहीं मेरे ख्याल निहाल से साहब, यू विल नॉट टॉक जब अबाउट अ आपके जर्नलिस्ट लाइक दैट ऑन माय शो। नहीं होता है तो निहाल साहब, निहाल साहब आप एक जर्नलिस्ट के बारे में ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करेंगे। एविडेंस है तो जरूर बताएं। निहाल साहब आप एक जर्नलिस्ट के बारे में ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करेंगे मेरे शो पे, दैट कैन नॉट हैपन। आप निहाल साहब मुझे सुन सकते हैं? निहाल साहब सॉरी बोल दें, गलती है, सॉरी बोल दें निहाल साहब, मैं सॉरी बोल देता निहाल साहब। मैंने तो जाती तौर पे बताया कि मैं उनको जानता हूं। मैं आप भी बेशक वकील हूं, सॉरी जानते बोल हैं। देता हूं मैं, सॉरी। आप निहाल साहब बेशक जानते हैं, यू कैन नॉट यूज दैट लैंग्वेज अबाउट अ जर्नलिस्ट। भाई मैं तो एहतराम करूंगा, मेरी बिरादरी का हाशमी है ये। सर वो आपकी सारी बात ठीक है, वो लेकिन ये ज़बान आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अभी थोड़ी देर पहले आपने की है। चले निहाल साहब सॉरी बोल दें, सॉरी बोल दें, मगर जो हक है सच है उसको मैं बयान कर रहा हूं। नहीं सर, इसमें हक और सच की कोई बात नहीं है। इरफान साहब, मैं I'll go to इरफान साहब। इरफान साहब ये आपने जो कुछ गुफ्तगू सुनी है, सर वुड यू बी विलिंग अगर आपके अगेंस्ट ये लोग डिफेमेशन का या झूठ के हवाले से अगर लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं, एक सवाल, और दूसरी बात ये जो एविडेंस आपके पास है जिसके तहत आपने चार्ल्स गथरी के बारे में सब कुछ कहा, ये एविडेंस आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हैं? मंसूर थैंक यू। निहाल साहब जो भी कह रहे हैं खैर ये उनका अपना फेल है, नो कमेंट्स ऑन दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, हमने पिछले 4 हफ्तों से इसकी तमाम पहलुओं को देखा, यानी इसको रिपोर्ट करने से पहले ऐसा नहीं हुआ कि और एक ख्वाब आई और रिपोर्ट कर दिया, हर चीज को माप कर मेजर किया है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और बर्तानिया में आप झूठ बोलें तो इसका क्या नतीजा आपके सामने आ सकता है। सब चीजों को देखने के बाद हमने इसको रिपोर्ट किया, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल अदालत अगर हमें बुलाएगी हम हाजिर हैं, और मैं उससे पहले भी आपको बता दूं कि ये एविडेंसेस मैंने अपने पास नहीं रखने, इनको हम रिलीज करेंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। और दूसरी बात, अभी आपने जुडिशियल कमीशन की बात की, मेरा एक ख्याल है और बड़ा रीजनेबल स्टांस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा जुडिशियल कमीशन नहीं हो सकता। सिटिंग जजेस जो हैं इस मामले को देख रहे हैं, तो लेट देम डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अदालत के सामने भी पेश हो जाएंगे। और इरफान साहब ये बताइए कि ये जो कुछ भी आपने एविडेंस की आपने बात की, एविडेंस का नेचर क्या है? मतलब इज इट अ रिकॉर्डिंग, इज इट अ रिटन डॉक्यूमेंट? कुछ इसके बारे में बताइएगा। Mansur, because I totally respect what you're saying is एक secrecy है, confidentiality है कुछ लोगों की, sources की, हम उसे रिवील नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग मुश्किल में आ सकते हैं। और नहीं, मैं लोगों की आइडेंटिटी तो नहीं पूछ रहा, मैं तो नेचर ऑफ एविडेंस की बात कर रहा हूँ। उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि फिर डॉट से डॉट लोग मिलाएंगे और दे कैन रीच टू द एक्चुअल सोर्स। तो मेरा ख्याल है कि एट दिस लेवल आई कैन ओनली से दैट दे आर एविडेंसेस। अच्छा अहमद साहब, ये सर सारी गुफ्तगू मैं आखिर में आपके पास ये जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, सर राना शमीम साहब को नहीं चाहिए कि उनके हवाले से ये पूरी स्टोरी है? आप लोग तो खुद लंदन जाते रहते हैं, लीगल कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, सर अगर ये स्टोरी गलत है तो आप इनको सू कीजिए डेफेमेशन के लिए। खान साहब आप किस चैनल से? सॉरी मैं भूल गया था। आप सर इस पे एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर बैठे हैं और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी थी। हाँ एक्सप्रेस से जी एक्सप्रेस न्यूज वाले तो पास बड़ा पैसा है, उनको बोले मुझे 5 करोड़ दे दें, मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा, 6 महीने वहां रहूंगा, वीजा मेरे पास लगा हुआ है, और एविडेंस जमा करके अगर मिल गया तो सूट फाइल करके आ जाऊंगा, वरना दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के वापस आ जाऊंगा। अच्छा आप क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी आपको भी कप्तान वाला शौक है? जी जी हाँ जी बिल्कुल। और उनसे और ये बात बता दूं, मैं सियासत में आ गया हूँ। सईद अजमल ने तो तीसरा बोली थी, कराई नहीं थी, मुझे तीसरा करानी आती है, मैं करा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और गिल्ली उड़ाऊंगा इंशाल्लाह खान साहब की। अच्छा चलें, अभी तो आप एक लीगल मैटर के अंदर फंसे हुए, अल्लाह करे आपकी विकेट ना उड़ जाए, क्योंकि जो हालात लग रहे हैं उसके बाद लग रहा है आपको लग रहा है आपको लग रहा है ये लीगल मैटर में फंसे हुए। आप देख लीजिए, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूं, मैं तो लंदन घूमने गया हुआ था। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हबा, निहाल हाशमी साहब, इरफान हाशमी साहब और अहमद हसन राना साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन, दिसंबर की 27 और साल था 2007। आज से 14 बरस पहले जमहूर की जिस आवाज पर वार किया गया वो अवाम के हक के हकूक की जंग लड़ने वाली चारों सूबों की जंजीर थी। वो हर किरदार में बेनजीर थी। दुख्तर मशरिक जो मुस्लिम ममालिक की पहली कम उम्र तरीन वजीर आजम थी वो बेनजीर थी। बेनजीर भुट्टो एक ऐसा बाब है जिसके बगैर सियासत की किताब कल भी अधूरी थी, आज भी अधूरी है और हमेशा रहेगी। जेल की मुसीबतें हों, जलावतनी का इम्तिहान हो या बाप और भाइयों की कुर्बानी की लाजवाल दास्तान हो, अज़म की एक ही तस्वीर थी, वो बेनजीर थी। मोहतरमा बेनजीर को मौत से डराया गया। आलमी ताकतों ने खबरदार किया कि अगर वो वापस वतन आई तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कातिल घात लगाए उनके मुंतज़िर हैं, लेकिन लीडर वही होता है जिसका जीना मरना अवाम में होता है, जो परदेश में जीने के बजाय अपने देश में मरने को तरजीह देता है। आमरीत के साए में पली जमहूरियत की तारीख ने कुछ ऐसे किरदारों को जन्म दिया है जिन्होंने झुकने से इनकार किया तो उन्हें जेल भेजा गया, पाबंदियां लगाई गई, उन्हें जलावतन किया गया, लेकिन उनकी आवाज को कोई भी दबा नहीं सका, उन्हें कोई झुका नहीं सका। इसीलिए मारने वालों का नाम और निशान मिट गया, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। सब सूबों की जंजीर बनी और मुल्क की वो तकदीर बनी। नाज़रीन, आज भी डील और ढील की बातें हो रही हैं। आज भी ऐवान में माइनस और प्लस का खेल जारी है। इस सियासी माहौल में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक अवाम को हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रखा जाए। कभी वज़ीर आज़म को फांसी हुई, कभी कत्ल किए गए तो कभी उनका तख्ता उलट दिया गया। आखिर कब तक यह सांप सीढ़ी का भयानक खेल जारी रहेगा? वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे या नहीं? ऐसे खदशात और सवालात आखिर कब खत्म होंगे? आखिर कब सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बहस खत्म होगी? आखिर कब तक इशारों से हुकूमतें बनती और गिरती रहेंगी? हकीकी और असली जमहूरियत का अधूरा ख्वाब आखिर कब पूरा होगा? ये हैं उनके वो सवाल जिनका जवाब इक्तिदार के ऐवानों में बैठे ताकतवर तरीन लोगों को देना है। दरअसल ये सवाल नहीं बल्कि अवाम का वो हक है जिसका वादा 74 बरस पहले उनसे किया गया था। और जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया उस दिन पूरा पाकिस्तान यही कहेगा कि हाँ, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।